हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज करेंगे सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। क्रिएटिविटी इज थाउट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। सृजनात्मकता को ब्लैंक की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। गाइस, यहाँ पे क्रिएटिविटी जो है पूछा गया है कि जो क्रिएटिविटी है वो जो नीचे आपके कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं, कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, सेकंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, थर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, फोर्थ फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो थोड़ा सा इनका मीनिंग जान लेते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइजिंग या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो गाइस, इसमें इन्वॉल्व नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम प्रायर लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस। इसमें उस नॉलेज को जो है शामिल की जाता है जो आपके पास्ट, जो पहले की लर्निंग है आपकी और जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको शामिल किया जाता है आपकी क्रिस्टलाइजिंग इंटेलिजेंस में। इनमें एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या वोकेबुलरी एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आपके आएंगे ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो टर्म्स है ये जेपी गिलफोर्ड ने दे रखी थी। ठीक है, एज द ऑपोजिट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इट जनरली मीन्स द एबिलिटी टू गिव द करेक्ट आंसर टू स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन दैट डू नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट क्रिएटिविटी। एग्जाम्पल के लिए इसमें स्टैंडर्डाइज्ड मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो है टेस्ट लिए जाते हैं इंटेलिजेंस के। थर्ड है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में मीन जब बच्चा जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके चलता है, एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन निकालता है। इसमें एक थॉट प्रोसेस है डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ए मेथड यूज्ड टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। एंड फोर्थ है आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस एक तरह से इन्वॉल्व जो है बीइंग एबल टू थिंक एंड रीजन अब्स्ट्रैक्टली एंड सोल्व प्रॉब्लम। इसमें जो है आपका एग्जाम्पल जैसे कि कोई पजल सॉल्व करना एंड कम अप विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है गाइस, तो इनका मीनिंग ये था। सो इसमें पूछा गया है कि सृजनात्मकता को ब्लैंक की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सो जो क्रिएटिविटी है जिसमें बच्चा जो है क्रिएटिव चीज़ें करता है, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन निकालेगा, तो उसका सिर्फ आपका एक ही आंसर होगा, वह है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। जी हाँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक बच्चा जो है डिफरेंट जो है एक प्रॉब्लम के जो है डिफरेंट सॉल्यूशन जो है निकालेगा, जनरेट क्रिएटिव आइडियाज। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स ब्लैंक रूल्स। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके ब्लैंक नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो गाइस, इसमें जो एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन मीन ऐसे कॉम्बिनेशन जिनको एक्सेप्ट करके जो है हम किसी चीज़ को जो है किसी वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। तो इनमें से ऑप्शन पूछे हैं आपसे, इसमें जो ध्वनि संयोजकों को इसके ब्लैंक नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन है ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिक, थर्ड इन्फ्लेक्शन, फोर फोनोलॉजिकल। ठीक है गाइस, सो इसमें जो है आपका सही आंसर मैं बता देती हूँ, दैट इज फोनोलॉजिकल। फोनोलॉजिकल जो है इंग्लिश पेडागोजी के अनुसार जो है जो स्ट्रक्चर ऑफ साउंड है उसे फोनोलॉजिकल जो है कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा मीनिंग्स है इसका, आप ये देख सकते हो कि व्हाट इज फोनोलॉजी। ठीक है गाइस, सो राइट आंसर इज सेकंड का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजिशन वेयर थाउट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशंस, सेकंड कॉग्निटिव बायस, थर्ड सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस, फोर्थ कल्चरल टेंडेंसी। तो इसमें जो है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो गाइज, इसका सही आंसर आपका होगा लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। जी हाँ, जो आपके लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था बेंजामिन वॉर्फ ने। ठीक है, उनके अनुसार क्या था कि जो भाषा है वो हमारे थॉट्स को जो है निर्धारित करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरी भाषा हिंदी है तो ये भाषा जो है मेरी सोच को प्रभावित करती है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा लिंग्विस्टिक जो डिटर्मिनेशन है उसका मीनिंग जान लेते हैं। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन इज द कंसेप्ट दैट लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर लिमिट एंड डिटरमाइन ह्यूमन नॉलेज और थाउट एज वेल एज थाउट प्रोसेसेस सच एज कैटेगराइजेशंस, मेमोरी एंड परसेप्शंस। तो बॉर्फ ने जो था लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन हाइपोथेसिस दी थी। सो
यही जो है जो भाषा है वो हमारी सोच को प्रभावित करती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। Next question. Ravi repairs appliance by testing hypothesis about the cause of the malfunction based on his experiences with the symptoms he uses. अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर जो है उपकरणों की खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो वह उपयोग करता है, तो वो कौन सी जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगा रहा है, किस विधि का यूज़ कर रहा है वो यहाँ पे। फर्स्ट है एलोग्रिथम्स, सेकंड मेंटल टेस्ट, थर्ड ह्यूरिस्टिक्स, 4 इनसाइड। तो गाइस इसमें जब जो है हम अब अपने अनुभवों के आधार पर मान लीजिए जैसे कि घर में भी कभी कोई ट्यूबलाइट या हीटर ख़राब हो जाता है तो हम जो है उसे ठीक करने के लिए जो है थोड़े से जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम मतलब ऐसी चीज़ों को ठीक करना जिनके बारे में हमें थोड़ा सा प्रीवियस जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उस बेस को जो है उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो इसमें जो रवि है वो भी यही कर रहा है, ठीक है, रिपेयर्स करता है वो जो उपकरण पड़े हैं खराब, ठीक है। तो कौन सी अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए वो उपकरणों की मरम्मत करता है। तो वो यहाँ पे जो मेथड्स यूज कर रहा है वो है ह्यूरिस्टिक्स मेथड। जी हाँ, अनुमानी विधि का जो है यहाँ पे यूज कर रहा है। ह्यूरिस्टिक्स जो है एक तरह से मेंटल शॉर्टकट है दैट अलाउ पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक जजमेंटल क्विकली एंड एफिशिएंटली। जी हाँ, कॉमन यूजेस फॉर ह्यूरिस्टिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, ठीक है गाइस। सो रवि यहाँ पे ह्यूरिस्टिक्स मेथड्स का यूज कर रहा है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd। Next question. Divya often divides the assigned job into small tasks which she can handle easily. She is using. दिव्या अक्सर जो है निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। फर्स्ट है सेकेंडरी इलेबोरेशंस, सेकंड सब गोल एनालिसिस, थर्ड फंक्शनल फिक्सडनेस, फोर्थ है रिडक्शनिज्म। तो गाइस थोड़ा सा इनका मीनिंग जान लेते हैं। सेकेंडरी इलेबोरेशंस होता है आपका, सेकेंडरी जो इलेबोरेशन है वो सिगमंड फ्राइड की जो ड्रीम थ्योरी है उसमें दे रखा है इसके बारे में। मीन इसमें वे टू ट्राई टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन, जैसे कि विच अकर्स व्हेन पीपल वे कैन ट्राई टू रिमेंबर ड्रीम। जैसे कि कभी कभी हम सुबह जब उठते हैं तो हम कोशिश करते हैं अपने सपनों को रिमेंबर करने की, तो दैट इज सेकेंडरी इलेबोरेशंस जो है कहा जाता है इसमें। सब गोल एनालिसिस मीन, सब गोल मीन जब एक बड़े गोल को जो है छोटे छोटे गोलों में जो है विभाजित कर दिया जाता है जिससे कि हम अपने लक्ष्य को आसानी से अचीव कर पाते हैं। थर्ड है फंक्शनल फिक्स्डनेस, ये जो है आपका गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट ने जो है दे रखा है फंक्शनल फिक्स्डनेस, जिसमें जो है हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही तरीके का यूज़ करते हैं। फोर्थ है रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म मीन किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को सिंपल वे में डिस्क्राइब और एनालिसिस करना। सो गाइस इस क्वेश्चन में जो है दिव्या क्या करती है कि अपने जो उसको जो कार्य दिया गया है उसको छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके उसको आसान बना लेती है। तो ये जो है आपका सही आंसर होगा सब गोल एनालिसिस। जी हाँ, जब जो है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का यूज़ करते हैं यहाँ पे, जब वो उसका एक बड़ा गोल होता है उसको छोटे छोटे गोल्स में वो डिवाइड कर देगी जिससे कि हर एक गोल को अचीव करना उसके लिए आसान हो जाएगा। दैट इज सब गोल एनालिसिस। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। Next question. Society determines the role of male and female. This statement articulates. पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समास करता है। यह कथन बताता है कि फर्स्ट जेंडर एज ए हेरिडिटरी इन एंडोमेंट, सेकंड जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज एन सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट। तो गाइस आपको पता है जो सोसाइटी डिटरमाइन करती है रोल को किसके, मेल और फीमेल के, वो सिर्फ एक ही है, दैट इज जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। जी हाँ, क्योंकि जो जेंडर है, जेंडर इज यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। जो सोसाइटी ने जो है निर्धारित किए हैं उनके लिए रोल, वो आपके जेंडर कहलाते हैं। और जो है अगर सेक्स जो है यहाँ पे लिखा होता है तो सेक्स रेफर्स टू दोज दैट आर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। सो जो सोसाइटी ने डिटरमाइन कर दिए रोल वो कहलाएंगे आपके जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो राइट ऑप्शन इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ। ग्रेडिंग, कोडिंग करना, अंकन करना, क्रेडिट संचय प्रणालियाँ जो है ब्लैंक के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है गाइज। फर्स्ट है सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, के कक्षा में बच्चों की स्थिति को निरूपित करना।
सेकंड, डिपिक्टिंग दी एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, क्या रिपोर्ट कार्ड में जो उसकी एकेडमिक प्रोग्रेस है उसको दर्शाना। थर्ड, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, क्या एक स्कोरिंग प्रोसीजर है ये लर्नर की अचीवमेंट को असेस करने का। फोर्थ, इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन, क्या ये जो है जो एग्जामिनेशन की आंसर शीट है उसको इवेल्युएशन करने का प्रोसीजर है ये। सो गाइज जो आपका ग्रेडिंग जब की जाती है, कोडिंग की जाती है, मार्किंग की जाती है, क्रेडिट जो है कम्युलेट किए जाते हैं, सो ये आपका सही आंसर होगा। इसमें क्या की जाता है, स्कोरिंग की जाती है। स्कोरिंग प्रोसीजर है एक तरह का ये बच्चों के असेसमेंट, जो लर्नर के अचीवमेंट है उसको असेस करने का। इसमें ये देखा जाता है कि बच्चों ने कहाँ तक अचीव कर लिया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। मीन अगर लर्नर की अचीवमेंट की असेसमेंट हो रही है तो वो टीचर की किस तरह से हेल्प करेगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। फर्स्ट है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। सेकंड, मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम। थर्ड, प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग। फोर, मेंटेनिंग द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर। सो गाइज फोर्थ है मेंटेनिंग द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर। इसके लिए जो है ये टीचर की हेल्प नहीं करेगा असेसमेंट जो है लर्नर की अचीवमेंट का। प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, क्या सिर्फ टीचिंग के लिए एक्टिविटी लॉग तैयार करना, ये भी सही नहीं होगा। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम, क्या एबिलिटी ग्रुपिंग करना, मीन एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों को जो है क्लासरूम में जो है उनको ग्रुपिंग करके जो है असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट जो है हेल्प करती है टीचर्स के लिए, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन, जी हाँ, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। जब बच्चों की जो है लर्नर की अचीवमेंट की असेसमेंट की जाती है तो एक टीचर्स जो है उसको ये हेल्प मिलती है कि जो उसका पेडागोजी है, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी मीन्स पेडागोजी का मीनिंग यहाँ पे है मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, कि कहाँ तक जो है जो टीचर्स ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, कहाँ तक वो प्रभावी रही हैं। ठीक है गाइस, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, समावेशी शिक्षा ब्लैंक के सिद्धांत पर आधारित है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता है गाइज, इसमें स्पेशल और नॉर्मल सभी दोनों ही प्रकार के जो है सभी प्रकार के चाइल्ड जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है टीचर्स जो है प्लान तैयार करते हैं, स्ट्रेटेजी और मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। हर जो है इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग जो है एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जो है तैयार किया जाता है, क्योंकि हर बच्चे, कोई बच्चा जो है देखने में सक्षम है, सुनने में, ठीक है, बोलने में, बैठने में, तो हर एक बच्चे की जो है नीड्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है प्लान और स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। तो यहाँ पूछा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है किस बेस पे जो है, किस प्रिंसिपल के बेस पे जो है काम करती है। तो फर्स्ट है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सेकंड सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशंस, थर्ड वर्ल्ड ब्रदरहुड, फोर्थ सोशल इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों में, चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन जो सही बैठता है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में, दैट इज ऑप्शन नंबर वन। जी हाँ, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सबको इक्विटी मीन बराबर और इक्वल मीन समान अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ताकि हर एक बच्चा अपने अधिगम को अच्छे तरीके से सीख सके और प्रभावी बना सके। तो राइट ऑप्शन इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है वर्ष ब्लैंक में किया गया। ठीक है गाइस, तो उसको जो है कब से इनेक्ट और कब लागू किया गया था, 1995, 1999, 2016 और 1992। सो गाइस इसका सही आंसर होगा आपका 2016 में। जी हाँ, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2016 जो था लाया गया था। इसके साइलेंट फीचर जो है कुछ है आपने देख लेने हैं। ठीक है, पहले इसमें जब 1995 में इसमें टोटल जो थी 7 एबिलिटीज़ थी। ठीक है, जब 2016 में अभी इसको नए तरीके से लागू किया गया तो इसमें टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ जो है अब हो गई है, मीन 14 और एबिलिटीज़ को इसमें ऐड किया गया है। और इसी एक्ट के अंडर जो है आपके जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, जिसमें 6 to 18 साल जो है
उन्हीं बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे 18 साल उन्हीं बच्चों के लिए जो कि डिसेबल हैं। तो मीन इनके लिए भी जो है 6 से, वैसे तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक होती है, ठीक है, लेकिन जो डिसेबिलिटी जिन बच्चों में है वो बच्चे 18 साल तक भी जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ले सकते हैं। सो राइट ऑप्शन 10 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉच इन ए स्कूल हैविंग टीचर्स। व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, जहां पे बच्चे जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको पता है जिसमें हर एक बच्चा जो है एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है, हर एक बच्चे की कैपेबिलिटीज, उसकी जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं वो सब जो है अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक कैसे हों। फर्स्ट है ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। सेकंड, ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित हों। थर्ड, ट्रेन टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर। क्या बच्चों को समरूप अधिगम करता जो है वो होमोजीनियस जो है लर्नर जो है प्रशिक्षित हों। सॉरी गाइस, एक मिनट थोड़ा सा। ट्रेन टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर। होमोजीनियस लर्नर कैसे, क्योंकि सभी लर्नर जो है अलग अलग कैपेबिलिटी रखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो अलग अलग तरह से सीखेंगे, ठीक है, तो होमोजीनियस लर्निंग जो है यहाँ पे नहीं होगा। फोर्थ है टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर जो है वर्गीकृत करके जो है कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो ऐसे तो क्या होगा, सेक्शन बढ़ते जाएगी, इतने तो स्कूल में रूम्स होंगे नहीं कि अलग अलग सेक्शन बना के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो सिर्फ आपका एक जो है यहाँ पे आंसर जो इसका होगा कि जो टीचर होंगे वो कैसे होने चाहिए। तो टीचर ऐसा होना चाहिए जो ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। ऐसा अध्यापक जो हर एक बच्चे की जो है अलग अलग जो लर्निंग और नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उनको जो है लर्निंग प्रोवाइड कर सके, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है मेथड्स और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सके। पेडागोजी जो है वर्ड का, जो पेडागोजी वर्ड है इसका मीनिंग यही होता है डिफरेंट मेथड्स एंड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Next question, the right of children to free compulsory education act 2009 ensures the right of children with disability to free education from। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। सो गाइज, इसमें आपको पता है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, उसमें जो है 6 से 14 साल के बच्चों की बात की गई है कि उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपका ये जो मेन एक्ट है वो इंश्योर करता है द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम। इनके लिए भी, जो डिसेबल चाइल्ड है उनके लिए भी जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है यहाँ पे। तो उनकी पूछे कि कितने साल से कितने साल तक के लिए बच्चों को ये एजुकेशन प्रोवाइड फ्री करवाई जाएगी। सो फर्स्ट है आपका 3 ईयर टू 18 ईयर्स, 6 ईयर टू 14 ईयर्स, 6 ईयर्स टू 22 ईयर्स, 6 ईयर टू 18 ईयर्स। सो इसका गाइज राइट आंसर होगा 6 ईयर टू 18 ईयर्स। जी हाँ, वैसे तो आरटीई में मेन 6 से 14 साल है, लेकिन जब बात डिसेबिलिटी की हो तो 6 से 18 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो राइट ऑप्शन इज 4। Next question, providing teaching learning materials in accessible formats to the diverse learners implies। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य ब्लैंक से है। इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाया जाता है हर एक बच्चे की डाइवर्स लर्नर्स, हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी, उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उनको प्रदान करने का इसका तात्पर्य मतलब क्या मतलब है इसका, यही पूछा है इसमें। फर्स्ट है यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग practices, second universal humanistic approach of teaching, third universal designing of learning, four universal inclusive education ethical considerate।
तो गाइस इसका सही आंसर सिर्फ एक ही है, 4 आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर है 3, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। जी हाँ, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग मीन यूडीएल, इट इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग लर्निंग दैट गिव्स द स्टूडेंट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जी गाइस, क्योंकि इसमें हर एक बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग मेथड्स और स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग जो है यूज़ की जाती है ताकि वो अधिगम अपना अच्छे से कर सके। सो राइट ऑप्शन इज 3rd। Next question, blank involves self-awareness and control of cognitive ability. Example, planning, reviewing and revising etc. गाइस इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ आप ध्यान से सुन लीजिएगा। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि ब्लैंक में अंतर्निहित है। मीन इसमें बच्चा जो है खुद के प्रति सेल्फ अवेयर है और उसका कोग्निटिव जो एबिलिटी है, दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, दिमाग की जो क्षमताएं हैं उस पर कंट्रोल है उसका पूरा, और जैसे कि प्लानिंग करना, उस चीज़ को रिव्यू करना और उस चीज़ को रिवाइज करना। तो निम्नलिखित में से वो किस में जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में से चूज करना है कि वो कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले है मेटाकॉग्निशंस, सेकंड कॉग्निशंस, थर्ड एकोमोडेशंस, 4 सेंट्रेशन। तो गाइज इसका एक ही आंसर है, दैट इज मेटाकॉग्निशंस। जी हाँ, मेटाकॉग्निशंस जो है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ऑन थॉट्स प्रोसेस। ठीक है, जो आपका बच्चा मीन इसमें अपने बारे में इतना जानता है कि मतलब उसको ये भी पता होता है कि नेक्स्ट लेवल जो है अगला स्टेप वो क्या, मतलब अगले स्टेप के बारे में भी उसको अपने अगले स्टेप के बारे में भी पता होगा। नेक्स्ट लेवल की चीज़ें इसमें देखता है। और जो कोग्निशन है, कोग्निशन तो एक प्रोसेस है बाय विच नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड इन माइंड। ठीक है, तो मेटा कोग्निशन जो है इसमें बच्चा अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अवेयर होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। Next question, when children think to interpret the received information according to their experience, it is called। जब बच्चे प्राप्त की हुई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे ब्लैंक कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन है क्रिएटिव थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, रिफ्लेक्ट थिंकिंग। कैसे थोड़ा सा मीनिंग जान लेते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग में क्रिएटिव थिंकिंग एक तरह से मेंटल प्रोसेस है लीडिंग टू ए न्यू इनोवेशन, सॉल्यूशन और सिंथेसाइज इन एनी एरिया। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग में जो है हम कोई नई खोज या नए सॉल्यूशन निकालते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट मीन जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट दैट आर रियल बट विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्क्रीट फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस। ठीक है गाइस, थर्ड है कॉन्क्रीट जो आपके थिंकिंग है। कॉन्क्रीट थिंकिंग मीन सेंसेस के थ्रू जब हम जो है चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू कैन सी, हियर, फील एंड एक्सपीरियंस, फोकस ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, इमीडिएट एक्सपीरियंस इसमें आएगा। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है आपकी डिटेल में किसी चीज़ों को सीखना, इसमें स्लो प्रोसेसिंग होती है, एक एक करके जो है चीज़ों को सोचना, मतलब योर थाउट अबाउट एन एक्सपीरियंस एंड डिसाइड टू लर्न फ्रॉम इट एंड डू समथिंग डिफरेंट द नेक्स्ट टाइम। जैसे कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में जैसे कि बस मिस हो गई क्योंकि आप 5 मिनट जो है लेट घर से चले, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब आप 5 मिनट पहले निकलोगे। ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्ट करके चीज़ों को देखना। ठीक है, तो इसमें जो है जब बच्चा जो है चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, जब एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चा जो है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है, तो वो आपका कहलाएगा, जिसमें आपका थर्ड ऑप्शन आता है कॉन्क्रीट थिंकिंग। जी हाँ, जब बच्चा अपने अनुभवों, जो उसने अनुभव ले लिया किस चीज़ का, उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, क्योंकि आप उस सिचुएशन में रह चुके होते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग का यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को ब्लैंक कहा जाता है। ठीक है गाइज, तो हर एक लर्नर जो है उसकी व्यक्तिगत क्षमता जो है अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसके बेस पे जो बच्चे एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज, फर्स्ट इज सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, सेकेंड प्रिसीजन टीचिंग, थर्ड
एररलेस इंस्ट्रक्शन, फोर्थ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो गाइज इसका सही आंसर होगा आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, डिफरेंशिएटेड मीन हर एक बच्चे की डिफिकल्टी लेवल के बेस पे जो है, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर के बेस पे जो है बच्चे को टीचिंग जो है करवाई जाती है, क्योंकि हर एक बच्चे की जो है कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रैटेजी बनाना, उनके लेवल के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाना, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी इसमें बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू ब्लैंक स्टेज ऑफ लर्निंग। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के ब्लैंक चरण का पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो मेंटेनेंस है वो आपकी जो स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, ठीक है, वो किससे पहले आएगी। ठीक है, तो गाइज इसके लिए आपको स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट है इसमें 4 1 2 3 4 5 स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। ठीक है, फर्स्ट है एक्विजिशंस। एक्विजिशंस में मीन जब बच्चा जो है चीज़ों को सीखता है, इसमें न्यू एट द टास्क, नया नया वो उसके लिए काम होगा, वो इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। स्टूडेंट्स नॉट एक्यूरेट, इसमें जो स्टूडेंट जब पहली बार चीज़ों को करेगा तो जरूरी नहीं वो उस टाइम एक्यूरेट हो। ठीक है, सेकंड में जो है जब बच्चा इसमें आएगा एफिशिएंसी, फ्लुएंसी, इसमें जो है चीज़ों को करके सीखता है वो। ठीक है, अब चीज़ों को करना शुरू करेगा। ठीक है, एक्यूरेट जो है हो सकता है वो वहाँ पे एक्यूरेसी उसमें आ जाती है। इंक्रीज इन स्पीड्स, और उसको जो है उस काम को करने की जो स्पीड है उसमें भी जो है गति बन जाती है उसकी। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मीन्स स्किल रिटेन ओवर टाइम, मीन्स जो उसने स्किल सीखी है वो जो है उसको रिटेन करके रखता है जैसे समय बीतता है। ठीक है, फोर्थ है जनरलाइजेशंस, स्किल्स इन न्यू कंटेक्स्ट, मीन जनरलाइजेशन मीन अब जो है अलग अलग संदर्भ में जो है उस स्किल को यूज़ करना वो सीखता है या उस स्किल को यूज़ कर पा रहा होता है। मीन स्किल का यूज़ जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करता है। फिफ्थ है अडेप्शन। अडेप्शन मीन मॉडिफाई स्किल फॉर न्यू सिचुएशन, मीन अब जो स्किल उसने सीख ली है अब उसको नई सिचुएशन में उसको कैसे मॉडिफाई करके उसको यूज़ करना है वो भी इस स्थिति में वो जो है सीख जाता है। तो ये आपकी स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो मेंटेनेंस स्टेज है, मेंटेनेंस स्टेज जो है, मेंटेनेंस स्टेज के बाद जो है कौन सी स्टेज आती है। ठीक है गाइज, सो ये आपका आंसर होगा थर्ड, जनरलाइजेशंस। जी गाइस, जनरलाइजेशन, ठीक है, जिसमें बच्चा स्किल इन न्यू कंटेक्स्ट सीखता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशंस आर। जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव ब्लैंक होते हैं। ठीक है गाइस, इंडिपेंडेंट, इंटरलेटेड, इंटीग्रेटेड, इंटरडिपेंडेंट। वैसे तो गाइस हमने पढ़ा है जो कॉग्निशंस मीन कॉग्निशन हमारी सोच से संबंधित है, मीन हम क्या सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग है, रीजनिंग है, इमेजिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दैट इज कॉग्निशन। एंड इमोशंस जिसमें हमारे संवेग आते हैं। ठीक है, जिसमें हम इमोशनल होते हैं। ठीक है, तो जजों का मानना है बाकी सारे जितने भी बिहेवियरिस्टिक और जितने भी थ्योरीज देने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारे कॉग्निशन एंड इमोशंस है वो इंटरलेटेड है, लेकिन जो हमारे रॉबर्ट जजोंग है इनके अनुसार जो आपके कॉग्निशंस एंड इमोशंस आर इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ये कहते हैं कि कॉग्निशन एंड इमोशन जो है इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर इज टीचिंग children by demonstration of a task to correct their performance of an already learned task. He is using blank method of teaching. पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर जो है सिखा रहा है, वो शिक्षण की ब्लैंक विधि का प्रयोग कर रहा है। सो गाइस यहाँ पे जब एक टीचर जो है किसी चीज़ का डेमो देके जो है चीज़ों को सिखाता है बच्चों को, तो वो यहाँ पे उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, करेक्शन, मॉडलिंग, इमिटेशन। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा मॉडलिंग। जी हाँ, मॉडलिंग मीन जब आप जो है चीज़ों को जिन चीज़ों के बारे में आप बच्चों को समझा नहीं सकते ढंग से, अगर उन चीज़ों को आप उनके सामने रख देंगे, जैसे अगर आप पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं तो पृथ्वी को तो उनके सामने नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप ग्लोब जो है उनके सामने रख दो और उसके माध्यम से आप जो है पूरे वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में उसको बता दे, तो उसको बेटर लर्निंग जो है अच्छे तरीके से सीख पाएगा वो। सो मॉडलिंग जो है आपका यहाँ पे सोशल लर्निंग
थ्योरी जो अल्बर्ट बंडूरे ने दे रखी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये कंसेप्ट है मॉडलिंग का। तो मॉडलिंग में जो है डिफरेंट जो है 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप जो है आपके एक तरह से सोशल लर्निंग थ्योरी के ही हैं। फर्स्ट है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोड्यूस, रीइंफोर्स। अटेंशन मीन जब ध्यान देके जो है चीज़ों को जो है बच्चा सीखता है कि टीचर कैसे कर रहा है उन चीज़ों को, और हम उनको कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं। सेकंड है रिटेंशन मीन रिटेन करके रखेगा उन चीज़ों को दिमाग में, मीन जो चीज़ उसने देख ली अब उसको अपने दिमाग में बिठाएगा। थर्ड है रिप्रोड्यूस मीन अब उस चीज़ को जो है खुद करके देखेगा वो जो उसके टीचर ने सिखाई है। और फोर्थ है रीइंफोर्स मीन जब वो उस काम को अच्छे से करेगा तो टीचर उसको शाबाशी देगा कि आपने अच्छा किया, उससे जो है उस काम को करने में उसकी और ज़्यादा जो है कैपेबिलिटी और उसकी मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। सो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मॉडलिंग इज राइट आंसर, दैट इज थर्ड। Next question. According to Mann and Janis, decision maker children analyze the problem, list the alternative, and weigh each option for its advantages and disadvantages. His behavior reflects. मैथर और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। मीन ऐसा बच्चा जो मीन समस्या का विश्लेषण करता है और उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव मीन उस समस्या के कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं उनकी सूची बनाता है, और उस जो समस्या का हल निकाला और हर एक हल के क्या क्या फायदे क्या नुकसान होंगे उन पहलुओं पर वो विचार करता है। तो वो किस व्यवहार को जो है प्रस्तुत करता है वो। तो गाइस जो मान एंड जेनिस है उन्होंने जो है डिसीजन मेकिंग पर काम किया है, जिसमें उन्होंने विजिलेंट और हाइपर विजिलेंट बच्चों की बात की गई है। 2 कैटेगरी में बच्चों को बांट दिया है, विजिलेंट एंड हाइपर विजिलेंट। हाइपर विजिलेंट जो बच्चे होते हैं वो कंटिन्यूसली जो है इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते रहते हैं और सर्चिंग फॉर एनीथिंग दैट कुड मीन डेंजर और पोज ए थ्रेट। ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है उनका, मीन हाइपर विजिलेंट बच्चे जो हैं कई बार ऐसे कुछ काम कर देते हैं, मीन अगर खतरा भी लेना पड़े तो वो भी चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पे अपने खतरे की मतलब जान की बाजी लगा देते हैं वहाँ पे। तो डिफिकल्टी जो होता है इनके लिए इंटरेक्ट करना विद अदर्स इन बच्चों का जो कि हाइपर विजिलेंट है। लेकिन जो विजिलेंट चाइल्ड है वो बात की गई है यहाँ पे ये जो बच्चे हैं जिनके बारे में ये स्टेटमेंट बोली गई है ये है आपके विजिलेंट चाइल्ड। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इज विजिलेंट, जो बच्चे सतर्क होते हैं। तो 1 इज राइट आंसर। Next question. In blank thinking, a child as a problem solver evaluates the truth and likelihood of statement. एक समस्या सुधारक बच्चा ब्लैंक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो आपने यहाँ पे बताना है, फर्स्ट है एस्थेटिक, सेकंड अब्स्ट्रैक्ट, थर्ड लॉजिकल, फोर्थ क्रिएटिव। सो गाइज यहाँ पे सिर्फ आपका आंसर आएगा लॉजिकल, ठीक है। जब बच्चा जो है लॉजिकल थिंकिंग करता है एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर तभी जो है वो किसी चीज़ की ट्रूथ और लाइक्लीहुड स्टेटमेंट को जो है वो इवेलुएट कर पाता है। तो थोड़ा सा इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में यहाँ पे बता देती हूँ मैं। इंडक्टिव रीजनिंग जो है ऑलवेज जो है स्पेसिफिक टू जनरल चलती है, जिसमें पहले एग्जाम्पल आते हैं बाद में रूल्स आते हैं। और जो आपके डिडक्टिव रीजनिंग है वो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं, जिसमें पहले रूल सेट होते हैं बाद में जो है एग्जाम्पल आएंगे। तो जो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग है बेस्ड प्रोबेबली जो है पे बेस्ड होती है, मीन संभावना पर बेस्ड होती है, नॉट 100% श्योरिटी इसमें होती है। सब्जेक्टिव नेचर की होती है ये क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। एंड सिंथेसाइजेज इन नेचर होती है, मीन सिंथेसाइज मीन छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो है समथिंग न्यू इनोवेट करना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो आपका डिडक्टिव रीजनिंग है वो ऑब्जेक्टिव जो होती है बेस्ड ऑन डाटा फैक्ट के बेस पे होती है, 100% इसमें वैलिडिटी होती है और ये एनालिसिस इन नेचर होती है और ये होल 2 पार्ट चलती है, ठीक है गाइस। दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इज लॉजिकल वे में। लॉजिक 2 प्रकार का होता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। Next question. The task in which the children get experience while enjoying themselves is known as. जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ब्लैंक कहा जाता है। फर्स्ट है कंज्यूमर टाइप टास्क, प्रोड्यूसर टाइप टास्क,
प्रॉब्लम टाइप टास्क, ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क। तो गाइज इसका सही आंसर होगा कंज्यूमर टाइप टास्क। जी हाँ, कंज्यूमर मीन किस चीज़ को कंज्यूम करना, किस चीज़ का यूज़ करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बिस्किट बनाने की रेसिपी सीखी, ठीक है, और उस रेसिपी को अप्लाई किया, बनाकर जो है खुद खाया और आपको अच्छा लगा तो आपने एंजॉय किया, मीन एक तरह से कंज्यूमर टाइप टास्क आपने किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में यही जो है आंसर बनता है, ऑप्शन इज 1। Next question, multisensory approach in teaching learning is the simultaneous use of visual, auditory, tactile and blank senses to enhance learning। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और ब्लैंक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? फर्स्ट है वेस्टिब्यूलर, सेकंड परसेप्चुअल, थर्ड ऑब्जर्वेशनल एंड फोर्थ इज काइंस्थेटिक। ठीक है गाइज, सो इसका सही आंसर होगा आपका काइंस्थेटिक, क्योंकि जब जो है हम चीज़ों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, और वहाँ पे आपकी काइंस्थेटिक मीन गतिबोधक मीन हलचल, जहाँ पे आप जो है स्पोर्ट्स पर्सन जो है इसकी जो मेन खूबी है काइंस्थेटिक, जहाँ पे आप गति कर रहे हो, ठीक है, तब जाके जो है एक साथ जो है इन चीज़ों का प्रयोग करके जो है अधिगम जो है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है मल्टी सेंसरी अप्रोच को जो है रिसीव करेगा। राइट ऑप्शन इज 4। Next question, the development from central part of the body towards peripheries or extremities denotes the शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। मीन यह आपका सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट से मीन आपका सेंटर पार्ट से परिधियों या अंगांगों की ओर मीन इस साइड को जो है विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन से जो है विकास को दर्शाता है आपका? ठीक है गाइज, मीन जैसे कि जो हमारे पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज जिसको बोलते हैं, जैसे कि हमारी जो उंगली है, फिंगर है, फिंगर का सबसे टॉप हिस्सा जो होगा वो हमारा एक्सट्रीमिटीज होगा। ठीक है, जहाँ तक विकास जो है रुक जाता है। ठीक है गाइज, तो उसी की बात करी है। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ proxy modistal development, principle of cascade development, principle of radiated development। so guys इसका सही आंसर होगा आपका सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ proxy modistal development, जिसमें जो है विकास जो है मध्य से बाह्य की तरफ होता है। ठीक है गाइज, और अगर आपका सेफ्लोकोडल प्रिंसिपल होता तो सेफ्लोकोडिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है विकास सर से पैर की तरफ होता है आपका। ठीक है, सर से पैर की तरफ जो है विकास होता है सेफ्लोकोडल प्रिंसिपल में। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां फर्स्ट स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या क्या होता है? जी नहीं। स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है? जी नहीं। स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, क्या स्कूल के शिक्षकों का स्थान प्रमुख होता है? जी नहीं। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, क्या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है? जी हाँ। जब बात जो है हो रही है आपकी बच्चों के सोशलाइजेशन की स्कूल में, ठीक है, तो स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई दी सेंट्रल पोजीशन। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। Next question, if you join a teacher fraternity and choose to dress like most of the other in your group, you are exhibiting। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन आप टीचर्स बन जाते हो। ठीक है, टीचर्स कहीं स्कूल में लग जाते हो तो आप वहाँ पे जो है जैसे कि मैम है तो उन्होंने साड़ी डाली है तो आप भी साड़ी डालोगे, तो आप किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो? फर्स्ट है ओबीडियंस, सेकेंड कॉम्प्लियंस, थर्ड कन्फर्मिटी एंड ग्रुप आइडेंटिटी। सो गाइज ग्रुप आइडेंटिटी तो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मीन ग्रुप आइडेंटिटी एक तरह से डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि रेस, जेंडर, सोशल क्लास, रिलीजन, बिलीव्स जो है वो आपके ग्रुप आइडेंटिटी से रिलेटेड है। सही आंसर इसका होगा कन्फर्मिटी। जी हाँ, अनुरूपता, समूह की अनुरूपता, मीन समूह के अनुरूप हम चल पड़ते हैं, मीन जैसा जो है ग्रुप में चला है वैसे ही जो है हम उनके अनुसार ढल जाते हैं। एक कहावत यहाँ पे सही बैठती है, जैसा देश वैसा वेश। ठीक है, ओके, थर्ड आंसर इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेट ब्लैंक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के ब्लैंक चरण में प्राप्त की जाती है। ठीक है गाइस, तो पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस दे रखी है। ठीक है, जिनके बारे में हम जो पहले की वीडियोज है उनमें भी पढ़ते आ रहे हैं, उनमें डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, 4 स्टेजेस उन्होंने दे रखी है। फर्स्ट आपकी सेंसरी मोटर जो कि 0 से 2 साल के बीच में होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 6, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 और आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से अडल्टहुड तक चलती है। ठीक है गाइस, तो इसमें पूछा है कि जो सेंसरी जो आपकी कौन सी स्टेज में जो है बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन जो ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज़ होती है उसके दिमाग में स्थायी जगह बना चुकी होती है। मीन अब जो है बच्चे के दिमाग से वो चीज़ नहीं जाएगी, चाहे वो चीज़ उसके आंखों के सामने ना भी हो तब भी वो चीज़ उसके दिमाग में रहेगी और वो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा। आउट ऑफ द साइट होगी लेकिन आउट ऑफ द माइंड नहीं होगी। ठीक है गाइज, सो यहाँ पे पियाजे की कौन सी स्टेज में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है? सो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे सेंसरी मोटर। जी हाँ, सेंसरी मोटर स्टेजेस में ही जो है जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है तो वहाँ पे बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है आती है। ठीक है गाइज, इसके बारे में डिटेल से आपने पढ़ना है। इसके डिफरेंट स्टेजेस मैंने डिस्कस करी है, मेरे जो बाकी वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हो। ठीक है, डिस्कस किया है मैंने डिटेल में ये सारा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना ब्लैंक के संदर्भ में बनाई जाती है। फर्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। सो गाइस, आपको पता है जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान है, ठीक है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर आता है, जिसमें हर एक बच्चे की जो है योग्यता के अनुसार जो है उनको लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार जो है उनको लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज जो है, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो है यूज़ की जाती है। वो सिर्फ आपका किसके संदर्भ में है? वो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर आता है। ठीक है गाइस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन blank month of age most children begin to combine words into short sentences while speaking। ब्लैंक महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कौन से जो है महीनों में जो है बच्चे जो है छोटे छोटे वाक्यों को में बोलना शुरू कर देते हैं? फर्स्ट है 18 एंड 24 मंथ के बीच में, 24 एंड 30 मंथ के बीच में, 30 एंड 36 मंथ, या 12 और 18 मंथ। तो गाइस, जो बच्चा जो है जब छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर जो है छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करता है तो वो करता है आपका 18 से 24 मंथ के बीच में। जब बच्चा 1.5 से 2 वर्ष के बीच में जो है होता है तब ये जो है ये स्पीच शुरू हो जाती है और इसको टेलीग्राफिक स्पीच जो है इसको बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और IQ वाज डेवलप्ड बाय। बुद्धि लब्धि का या IQ की अवधारणा दी गई थी। फर्स्ट बेनेट, स्टर्न, टर्मन एंड गॉल्टन। गाइस, जो बिनेट है उन्होंने तो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो था दिया था। ठीक है, स्टर्न ने जो था IQ कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, IQ कंसेप्ट मीन IQ वर्ड सबसे पहले यूज स्टर्न ने किया था। थर्ड टर्मन ने जो था IQ का जो है यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। उनके अनुसार IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज ओवर क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई 100। जी हाँ, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेंटल एज जो है आपके डिफरेंट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट के बेस पे जो परफॉर्मेंस दी गई उसके अंडर जो भी आपके मार्क्स बनते हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे मेंटल एज में। और जो क्रोनिकल एज है, क्रोनिकल एज मीन आपकी जो एक्चुअल एज चली है अभी इस टाइम में जो आपकी उम्र है, ठीक है, उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके जो है आप IQ अपना निकाल सकते हो। तो टर्मन ने जो था IQ का फॉर्मूला दिया है और गोल्टन ने पहली बार ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम किया था। ठीक है गाइज, सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है द कंसेप्ट ऑफ IQ वाज डेवलप्ड। तो सबसे पहले कंसेप्ट IQ का स्टर्न ने दिया था। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो गाइज, ये थे टोटल 30 क्वेश्चन। गाइज सॉरी, थोड़ा सा ये
सीटेट का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर लगा मुझे, जिसमें कॉन्सेप्ट जो थे बहुत ही कम इसमें पूछे गए थे, फैक्चुअल बेस पे जो क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है गाइस, इनका पता नहीं चलता है कि कब कैसे क्वेश्चन डाल दें। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं जब हमने लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए हो, तभी इन चीज़ों का पता चलता है कि न जाने कब कौन से साल में ऐसा पेपर वो डाल दें। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इसका बहुत ज़्यादा था, मुझे भी लगा ये। तो फिर भी मैंने कोशिश करी है इसमें, जितना मेरे से हो सकता था मैंने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है। सो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियोस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके 30 में से कितने आंसर इसके सही हुए वो भी आप जरूर कमेंट करिएगा, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी मुझे। ठीक है, सो गाइज, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।